नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात होगी प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल और उसके गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने बेटे की तलाश में अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर छापा मारा है। पुलिस की टीम ने अपार्टमेंट से 2 कारों लैंड क्रूजर और मर्सिडीज को भी बरामद किया है। वहीं इस हत्याकांड का एक आरोपी बदमाश गुलाम के बारे में पुलिस को पता चला है कि वो नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन को खंगाल रही है। साथ ही अतीक के बेटे असद की भी नेपाल भागने की आशंका है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड से जुड़े हर दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश में अब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी कर सुराग खंगालने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि असद नेपाल भाग सकता है और इसी के चलते ताबड़तोड़ छापेमारियों के जरिए लगातार असद को ट्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उमेश पाल और उसके गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और अतीक अहमद के बेटे की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और इसके अलावा बदमाश गुलाम के बारे में भी पुलिस को पता चला है। पुलिस को पता चला है कि वो नेपाल भागने की फिराक में है, इसीलिए पुलिस उसकी लोकेशन को खंगालने में लगी हुई है। पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और आपको बता दें कि एसटीएफ इस पूरे मामले में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल दरअसल विधायक राजूपाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और सोमवार को जब वो कोर्ट में सुनवाई से वापस लौट रहे थे तो उनका पीछा कर उन पर हमला किया गया और ठीक उनके घर के बाहर उन पर ताबड़तोड़ गोलियों और देसी बमों से बौछार कर दी गई। उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत हो गई, साथ ही साथ उनके एक गनर की भी मौत हो गई। दूसरे गनर की स्थिति गंभीर है। आपको बता दें पुलिस के द्वारा पहले ही प्रोटेक्शन मुहैया कराई गई थी उमेश पाल को और इस मामले में जब उनकी हत्या हो चुकी है तो अब पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है। इस मामले में खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर जो अतीक अहमद के बेटे हैं वो कहां पर हैं, उन्हें पकड़ा जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बदमाश गुलाब भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस लगातार उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर रही है क्योंकि पुलिस को क्लू मिला है कि असद और साथी गुलाम दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के चलते पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है और दोनों को तलाशने में लगी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री सीधा लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इरफान मेरे साथ प्रयागराज से सीधा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविरल आपके पास आऊंगी। लखनऊ में छापेमारी की है एसटीएफ ने, यहाँ से 2 लग्जरी गाड़ी बरामद हुई हैं। क्या इसके अलावा कोई और जानकारी मिल पा रही है आपको? कि जिस तरीके से उमेश पाल ये जो हत्याकांड हुआ था, ऐसे में आरोपियों ने अपना जो कारनामा है वो करके यानी उनकी हत्या करके इधर उधर भागने का प्रयास किया था और उसके बाद में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया था कि किसी भी तरीके से कोई भी अपराधी
बचकर जाना नहीं चाहिए और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि अतीक अहमद का जो फ्लैट यहाँ लखनऊ में महानगर में है, यूनिवर्सल फ्लैट, उस पर कहीं ना कहीं जो शूटर्स हैं उनके छिपे होने की सूचना मिल रही थी। तो ऐसे में प्रयागराज पुलिस जो है वो यहाँ पर आती है और आने के बाद में छापेमारी करती है और छापेमारी करने के बाद में 2 गाड़ियों को अपने हिरासत में लेती है, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज, जो वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, तो उनको कब्जे में लेते हैं और उसके बाद में सघन तलाशी और चेकिंग का अभियान भी शुरू होता है। और उसके बाद में अगर जहां जहां भी शक होता है तो पुलिस लगातार उनपे जो है छापेमारी का काम करना जो है शुरू कर देती है। आपको बताते चले कि पूरी सक्रियता के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस उन सभी तथ्यों को, उन सभी सबूतों को और उन सभी लिंक्स पर नजर बनाए हुए है जहां से उनके कहीं न कहीं मिलने की आशंकाएं जताई जा रही। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि ये जो शूटर थे, जो अपराधी हैं, अपराध करने के बाद में कहीं ना कहीं बाहर भागने की फिराक में है कि किसी भी तरीके से विदेश चला जाया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा उनको मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आप समझिए कि जैसे ही उमेश पाल ये जो हत्याकांड होता है उसके बाद में सीधे तौर पर एक जो आरोपी है उसका एनकाउंटर भी हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखने वाली बात में दिशा आती है कि जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं चेकिंग का जो अभियान है वो शुरू होता है, पूछताछ का अभियान शुरू होता है, जेलों तक की पुलिस जाती है और उनसे लिंक निकालने की कोशिश करती है कि आखिर कहीं आप इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना भी चक्रव्यूह रचा गया है उन सभी चक्रव्यूह को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करते हुए नजर आ रही है और लगातार छापेमारी लखनऊ में चल रही है। शाइस्ता के बारे में भी हम बात करेंगे इस पूरे मामले में। इरफान, आपके पास आऊंगी मैं। इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो, आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए पुलिस पर काफी दबाव बन रहा है। एक तो ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल और उसके बाद जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी पुलिस पर काफी दबाव बनाया हुआ है। प्रयागराज में इस हत्याकांड के बाद अब क्या कुछ माहौल चल रहा है? जी नितिशा, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से उमेश हत्यापाल जो मामला, हत्याकांड का जो मामला है उसमें जो अलग एक्शन मोड आ गया, क्योंकि जिसमें 13 शूटर थे, 6 उसमें से 6 गिरफ्तार हो गए हैं और 7 अभी फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में जो मुख्य आरोपी जो असद है, अतीक अहमद का जो लड़का है, वो कहीं ना कहीं भागने की फिराक में है। आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये दे दूं कि जो है जिला अदालत में जो भारी फोर्स बल तैनात की गई है, पीएससी फोर्स के जवान वहां पर तैनात हैं। बता दें क्योंकि वो कहीं ना कहीं असद अहमद को ये बात सता रहा है कि पुलिस उनका इनकाउंटर न कर दे, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जो है जिला अदालत में अपने आप को सरेंडर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है वो लगातार काम कर रही है, एसटीएफ और एसओजी की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। जी नितिशा, ठीक है। अविरल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, सबूतों को खंगाल रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल शाइस्ता को लेकर भी उठ रहा है। शाइस्ता पहले सीएम योगी को खत लिखती हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे भी खत लिखती हैं और कहती हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे परिवार का कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में उनका बेटा भी नजर आता है और ये पूरे जो तार है सीधे तौर पर जेलों से जुड़े हुए मिलते हैं। गुजरात जेल में भी बैठकर व्हाट्सएप के कॉलिंग के जरिए बात हो रही थी। तो इस पर बताएं, शाइस्ता के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए नितिशा, बिल्कुल ये आपको बताते चले कि जिस तरीके से अपराधी अपराध करता है और उसके बाद में अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करता है, वो बताता है कि हमने किसी तरीके से अपराध नहीं किया है, हम इसमें शामिल नहीं है, तमाम बातें ऐसा करता है जिससे कि वो छूट जाए और कहीं ना कहीं बच जाए। लेकिन आप ये समझिए, अपराधी कितना भी शातिर हो, उसको जो कानून के शिकंजे में जैसे ही वो आता है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि शाइस्ता की अगर बात करें, शाइस्ता ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, हमारे किसी भी रिलेशन का, हमारे किसी भी घर के सदस्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, तमाम बातें उसमें लिखी थी। आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात मान भी ली और उसके बाद में सीबीआई जांच भी बैठ गई और उसके बाद में अब लगातार ये जो जांच है वो बहुत तेजी के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। आप समझिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करी थी। उन्होंने बताया था कि हमारे पास लगातार इनपुट आ रहे हैं कि आखिर कौन कहाँ हो सकता है, हम जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ेंगे।
दूसरी तरफ उनके ऊपर में इनाम भी घोषित किया गया है जितने भी आरोपी हैं, और उनसे कहीं ना कहीं इनाम घोषित करने के बाद में बताया गया कि अगर कोई प्राइवेट आदमी भी उनकी सूचना देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उनको पकड़ने में मदद की जाए। तमाम ऐसी जो पुलिस की टेक्निक है वो अपनी टेक्निक अपनाते हुए कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से कहा था कि मैं इसी सदन से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपराधी जो भी होगा उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आप समझिए कि उससे कहीं ना कहीं वो कार्रवाई देखने को भी मिल रही है। अपराधियों में खौफ तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। आप समझिए कि अगर कोई कोई जानकारी मिल रही है अभी और छापेमारियां होंगी या फिर अब एसटीएफ लखनऊ के बाहर कहीं रुक करने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल छापेमारी हुई थी उसमें तमाम जो सबूत है, जो लिंक्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया था। अभी लखनऊ में और भी छापेमारी हो सकती है या उनसे रिलेटेड जो भी लोग हो सकते हैं उनके ऊपर में भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि आप समझिए कि जो मुख्य आरोपी होता है वो तो भाग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे आरोपी होते हैं, जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं, उनके ऊपर जब शिकंजा कसा जाता है तो वो कहीं ना कहीं सही बताते हैं कि आखिर वो मुख्य आरोपी कहाँ पर है और जिससे जो है उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है नितिशा। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी कहीं ना कहीं तो लखनऊ में भी छापेमारी बिल्कुल की जाएगी और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का काम बिल्कुल किया जाएगा नितिशा। इरफान, प्रयागराज में 6 नहीं बल्कि 13 शूटर्स थे, 6 एक्टिव थे और 7 को बैकअप के तौर पर रखा गया था। बहुत बड़ी रणनीति बनाई थी कि किसी भी तरह से उमेश पाल बचकर नहीं जाना चाहिए, सबूत नहीं रहना चाहिए, गवाह मिटा दिया जाए। अब जो लोकलाइट्स है, प्रयागराज के जो निवासी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन अपराधियों से वो टकराए होंगे, क्या सबूत मिल पा रहे हैं, कितने लोग सामने आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे मामलों में गवाही देने से लोग डरते हैं। उन्होंने सामने से देखा है कि हत्याकांड के अगर आप गवाह हैं तो आपके साथ क्या हश्र हो सकता है। प्रयागराज में कैसा माहौल देखा जा रहा है? क्या लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं? जी नितिन, बिल्कुल बता दें कि साफ तौर पर क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है वो 13 शूटर्स थे, जिसमें 7 रैकी कर रहे थे और 6 लोग जो थे वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रयागराज में दहशतगर्द बनाने का माहौल है, आम जनमानस में दहशत पैदा करने का माहौल है। बाकी अन्य जो लोग हैं, जो अगल बगल के जो लोग थे, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं और कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। कोई पुलिस का जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो उनके खिलाफ गवाही देंगे तो उनके साथ में भी ये वारदात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात नीतीश, आपको ये बता दूं कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके घर पर बाबा का बुलडोजर कभी भी चल सकता है, क्योंकि लगातार जो पीडीए की टीम है वो लगातार काम कर रही है। बता दें कि साफ तौर पर आप देख सकती हैं वीडियो में कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से सदन में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं इसके बाद प्रयागराज प्रशासन हरकत में आई है और 72 घंटे बाद ही अरबाज को मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो और आरोपी हैं उनमें खौफ का माहौल बना हुआ है। जी, और अरबाज के बारे में बात हो चुकी है, उसके बाद में गुलाम की तलाश में भी पुलिस लगी हुई है। इरफान, घर वालों से बात हो पा रही है क्या? उमेश पाल के परिवार में से किसी से बात हो पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि साफ तौर पर उनके माँ और उनकी पत्नी का कहना है कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए और आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि वो अधिवक्ता थे। बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जिला अदालत के जो अधिवक्ता हैं वो लगातार स्ट्राइक पे हैं और अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हो सकता है कि आज भी जो अधिवक्ता है वो स्ट्राइक पर हैं। भारी पुलिस बल तैनात है जिला अदालत में, क्योंकि असद जो है उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। कहीं ना कहीं वो दहशत में है, वो उसको डर सता रहा है कि जो पुलिस कभी भी उसका इनकाउंटर कर सकती है। इसके लिए वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश करेगा। हालांकि सीडीआर के जरिए उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि जो उसमें एक शूटर है वो बिहार का रहने वाला है। गुलाम साबिर के साथ में असद जो मुख्य आरोपी है वो भागने की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। एसटीएफ, एसओजी और एटीएफ की जो है टीम काम कर रही है। जी ठीक है अविरल, ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की साख का भी मामला बन गया है, क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें देखते थे, लोग हाथों में, अपराधी हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा था कि बाबा के बुलडोजर का खौफ है ये और अपराधियों में कानून व्यवस्था का खौफ है, लेकिन इस हत्याकांड ने साबित कर दिया कि आरोपी शायद किसी से भी नहीं डरते हैं, अपराधी किसी से नहीं डरता है।
कहीं ना कहीं चाहे वो बुलडोजर हो या फिर कानूनी प्रक्रिया हो, अपराधियों के मन में वो खौफ अभी तक नहीं है। ये दिन दहाड़े जो हत्याकांड हुआ है उसने यही साबित किया है। पूरी तरह से अब ये साख का सवाल बन गया है। कौन कौन लोग किस तरह से इस हत्याकांड की जांच को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाने की अब बात चल रही है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार आरोपी है इस मामले में। बिल्कुल नितिशा, देखिए आपको बताते चले कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, शपथ ली थी, तो उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया था वो कानून व्यवस्था का उठाया था। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य मुझे मिला है और इसको मैं ठीक करके रहूंगा। हालांकि उन्होंने बताया था कि जितने भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो फिर सही लाइन पर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अपराधी है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री शायद ऐसा ही बोल रहे होंगे और वो अपना काम करते रहे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, बुलडोजर की कार्रवाई की है, उसमें कहीं ना कहीं आरोपियों में ये तो लगा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ आप देखिए जो उनका जो अंतिम जो बड़े माफिया है, आप ये समझिए कि जैसे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये तमाम जो और इनके समानांतर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को अभी हल्के में कहीं ना कहीं ले रहे थे। अब आप ये समझिए कि जो उमेश पाल जो हत्याकांड जो हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये अपराधी हैं इनके ऊपर में खौफ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सीधे तौर पर जो सदन से कहा है, तो उनका जो सदन में रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा था कि वो मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे जो डायलॉग उनके आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो रही है कि वो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हालांकि उसके बाद में ही तत्काल प्रभाव से एक एनकाउंटर भी हो जाता है और उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि ये जो जितनी भी साजिश रची गई है, चाहे वो साबरमती जेल से रची गई हो या फिर कहीं पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने सहयोग किया है, उसको कहीं ना कहीं उसके घरों का बुलडोजर भी चलेगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सदन के अंदर नजर आया था, उससे साफ है कि बड़ा एक्शन होगा इस बार और जो भी माफिया या अपराधियों ने सरकार को, कानून व्यवस्था को हल्के में लिया है, उन्हें जवाब दिया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस जानकारी के लिए। इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। तो असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी की जा रही है और लगातार एक के बाद एक छापेमारी का दौर जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ से 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं और यहां पर इन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है एसटीएफ, जगह जगह छापेमारी हो रही है। इसके अलावा गुलाम नाम का एक बदमाश है जिसकी फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है ताकि उसका पता लगाया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को, एसटीएफ को ये सुराग मिले हैं कि असद और गुलाम नेपाल भाग सकते हैं। इसी के मद्देनजर लगातार यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और सबूतों को तो खंगाल ही रही है, जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। इस हत्याकांड ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया और इस हत्याकांड के बाद अगले दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रौद्र रूप था वो भी देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर चेताया कि इस तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी अपराधियों पर, अब कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। एक के बाद एक छापेमारियों का दौर जारी है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखने वाली बात है कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, क्योंकि पुलिस और एसटीएफ लगातार इस मामले में काम कर रही है। और आपको बता दें शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने सीएम को एक खत लिखकर कहा था कि उनके परिवार का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो सबूत हाथ लगे हैं उससे साफ पता चलता है कि जेल में बैठकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए गुर्गों से साठगांठ की जा रही थी, प्लान बनाया जा रहा था, हर एक अपडेट ली जा रही थी।
और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के मामले में एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर का एक बयान आया था। जेपीएस राठौर ने विकास दुबे हत्याकांड की ओर इशारा करते हुए कहा था कि गाड़ी पलट भी सकती है। इन सब को लेकर अब अतीक खेमे में दहशत फैल गई है। अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ ने कोर्ट में याचिका दायर की है। बरेली जेल में बंद अशरफ ने कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि उसे जेल से बाहर ना लाया जाए। अशरफ ने जेल ट्रांसफर या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी हत्या की आशंका जताई है, लेकिन अशरफ को कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अशरफ की याचिका खारिज कर दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगले 1 साल तक अवनीश अवस्थी सीएम योगी के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बीते साल 31 अगस्त 2022 को वो रिटायर हुए थे। इसके बाद 17 सितंबर 2022 को उन्हें मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तभी से वो इस पद पर तैनात है। अवनीश कुमार अवस्थी अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव गृह, गोपन पासपोर्ट, धर्मार्थ कार्य के साथ ही यूपीडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दायित्व भी था। कुछ महीनों के लिए उन्होंने ऊर्जा विभाग की भी कमान संभाली थी। गौरतलब है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब अवनीश अवस्थी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। वहीं यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य उन्हीं के सीईओ रहते हुआ था। और होली से पहले और चुनावों के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 1103 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पर मिलेगा। इसका पिछला दाम 1053 रुपए प्रति सिलेंडर था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है और इसके दाम में 350 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। 350 रुपए महंगा होने के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2119 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर आ गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम 8 महीने के बाद बढ़े हैं और इससे पहले 1 जुलाई को घरेलू सिलेंडर के दाम में इजाफा देखा गया था। इससे पिछली बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में जुलाई में ही इजाफा हुआ था और इसके बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन घरों में काम आने वाली रसोई गैस के दाम में इजाफा नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज करीब 8 बजे ये फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में 8 आतंकी मौजूद थे और ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक आतंकी सैफुल्ला का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। कोर्ट ने मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, अतीक मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, रॉकी को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा आतंकी मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए ने कोर्ट में पेश की पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन विस्फोट और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।